देखिए, अब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। इससे पहले हमने इनडायरेक्ट मेथड किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो वैसे ही हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं हमेशा ही। केवल एक हमारा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो आप इनडायरेक्ट मेथड से करिए, और अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल रखा है कि डायरेक्ट मेथड से करना है तो ही आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करिए। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है उसे आप रिसीट में लिखिए, जो आपके पास पैसा आ रहा है उसे रिसीट में लिखिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप कैश सेल करेंगे, या आपके पास डेटर से पैसा आएगा, या फिर आपको कमीशन वगैरह मिलेगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप पैसा खर्च कहाँ करेंगे वो माइनस करिए। कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? कैश परचेजेस, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, वेजेस सैलरी की पेमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे करेंगे, ऑफिस खर्चे करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे। ये सब जो एक्चुअल पेमेंट है वो लिखेंगे तो आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेस आ जाएगा। इनकम टैक्स माइनस करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस करने से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो ये सी पॉइंट है यहां से इनडायरेक्ट मेथड में भी यहां तक जब हम पहुंचते हैं तो उसके बाद सेम ही है। तो इसके ऊपर का चेंज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में। यहाँ पर सीधा सीधा हम जो पैसा आ रहा है उसे लिखेंगे और जो पैसा जा रहा है उसको लिखेंगे। अब जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उसका पता लगाने के लिए हमें वर्किंग नोट में हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है डेटर से। हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ये पता लगाने के लिए कि हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए जो एक्सपेंसेस पेड होता है हम उसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। हम लोग क्योंकि प्लस करें आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसलिए हम माइनस करेंगे प्रीपेड एट द एंड और प्लस करेंगे प्रीपेड एट द बिगिनिंग। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंसेस इन पी एंड एल। अब अगर हमें यहां दिया है और हमें एक्सपेंसेस पेड निकालना है तो सबको रिवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? एक्सपेंसेस एज गिवन इन पी एंड एल, उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा जो माइनस हो रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्लस करना पड़ेगा, प्रीपेड एट द एंड प्लस करना पड़ेगा। तो जो पहले माइनस हो रहा था वो प्लस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और माइनस करेंगे प्रीपेड एट द बिगिनिंग, और हमारे पास जो निकल कर आएगा वो एक्सपेंसेस पेड निकल कर आएगा। ऐसे इनकम के लिए भी करेंगे। एक्रूड इनकम प्लस करते हैं हम एट द एंड जनरली, अब माइनस करेंगे। अनअर्न्ड इनकम हम माइनस करते हैं प्लस करेंगे, तो रिवर्स करके हम पता लगाएंगे। और डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। डेटर्स अकाउंट आपको पता ही होगा कैसे बनता है। डेबिट बैलेंस होता है, तो सारी जो चीजें हैं डेटर्स अकाउंट में हम प्लस कर देते हैं जिससे डेटर्स बढ़ता है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर कब बढ़ेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्रेडिट सेल करने पे डेटर बढ़ेंगे। और कम कब होंगे? कैश मिलेगा, चेक मिलेगा, बीआर मिलेगा, सेल रिटर्न होगी, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, बेड डेट्स करेंगे। तो ये तो जो मैंने बताया ये तो जनरल चीजें हैं, ये तो हर हमेशा होती ही हैं। स्पेशल क्या है? जो हमें चेक मिला वो डिसऑनर हो गया तो वापस से डेटर बढ़ जाएंगे। जो हमें बीआर मिला डिसऑनर हो गया, वापस से बीआर बढ़ जाएंगे। अगर एंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर हुआ है तो भी हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। अगर डेटर ने पेमेंट लेकर हमने उनसे इंटरेस्ट चार्ज करा है तो भी हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। अगर हमारे डेटर्स का नाम गलती से क्रेडिटर्स में या क्रेडिटर का नाम गलती से डेटर में आ गया तो उसे ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिटर लेजर में। तो ये इस तरीके से डेटर्स अकाउंट हमारा बनता है। तो याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कभी भी और बेड डेट्स रिकवर्ड, ये दोनों ही चीजें हमारी बेड डेट्स रिकवर्ड और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमारी डेटर अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की एंट्री होती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। तो दोनों ही चीजें डेटर्स में नहीं आती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हम डेटर्स से पता लगाना चाहते हैं कि हमें कितना कैश मिला है। तो हम क्या करते हैं, एक डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख लेते हैं, 2 लाख रुपए। ग्रॉस सेल्स, जिसमें कैश और क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन हम डेटर्स अकाउंट में तो केवल क्रेडिट सेल लिखते हैं। तो टू सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है, तो 16,20,000 की टोटल सेल है। इसमें से 4 लाख की कैश सेल माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी 12,20,000 रुपए की क्रेडिट सेल। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो 20,000 रुपए की सेल्स रिटर्न है, हमने डिस्काउंट दे दिया डेटर्स को, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे 10,000। बी आर ड्रॉन, तो बाय बी आर हमारे को बी आर मिल जाएंगे, तो डेटर कम हो जाएंगे, डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी, बी आर नाम की एसेट बढ़ जाएगी। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमारा नहीं आएगा। क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लाइक 80,000। तो अब हमें पता चलेगा हमें पैसा कितना मिला है। तो जो टोटल है वो 14,40,000 आ रहा है, 14,20,000 सॉरी, 14,20,000। और इस 14,20,000 में से हम माइनस कर देते हैं 20,000, 10,000, 6,60,000 और 1,80,000। तो 5,50,000 रुपये आ जाएगा हमारा बाय बैंक, जो हमें पैसा मिला है। और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिसीट फ्रॉम डेटर्स इनफ्लो है, तो प्लस आइटम में आ जाएगा। तो ये है डेटर्स अकाउंट। जो हमें डेटर्स अकाउंट बनाना है बहुत सिंपल है। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। हम चाहे तो स्टेटमेंट में भी बनाकर निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट में हमें पता है क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, और जब भी डेबिट करते हैं कम हो जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट परचेसेस लिखेंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। और पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल देंगे, परचेज रिटर्न होगा, डिस्काउंट मिलेगी, तो हमारे जो है क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। हम उन्हें पेमेंट में बी आर एंडोर्स करके देंगे, तो भी हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो ये तो वो चीजें हैं जो नॉर्मली होती ही हैं। इसके अलावा कोई बिल्स पेबल डिसऑनर होगा तो हमारे क्रेडिटर्स वापस से बढ़ जाएंगे। अगर हमारा कोई चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हमारे क्रेडिटर्स वापस से बढ़ जाएंगे। अगर हमारा कोई बी आर डिसऑनर हो जाएगा, एंडोर्स बी आर, अगर हम पे इंटरेस्ट कोई लगेगा तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। कोई क्रेडिटर्स गलती से डेटर्स में या डेटर्स क्रेडिटर्स में आ गया तो इसको ट्रांसफर कर देंगे डेटर्स लेजर में, तो हम इसे डेटर्स लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं आता है क्रेडिटर्स में, जैसे डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख लेते हैं। फुल लैक ग्रॉस परचेजेस है, लेकिन हमें क्रेडिट परचेजेस लिखना है, तो 32,40,000 में से 8 लाख रुपए हटा देते हैं। मेरे ख्याल से 24,40,000 आ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड है, तो रिटर्न आउटवर्ड सॉरी, तो परचेजेस रिटर्न से 40,000, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, डिस्काउंट मिलने पर भी हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट करे हैं 13,20,000 के, और 2,40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं।
जो क्लोजिंग है। तो इस तरीके से हमारे जो है पेमेंट पता चल जाएगा कि हमारी पेमेंट कितनी हो रही है, कितनी पेमेंट है, 12,20,000 की पेमेंट है। क्योंकि ये आउटफ्लो है तो पेमेंट में हमें दिखाना होता है कि कितना पेमेंट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया भी था अभी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है नॉर्मली, तो हम रिवर्स करते हैं, एक्सपेंसेस इन P&L में रिवर्स हो जाता है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो 68 क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ओपनिंग स्टॉक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि या तो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लें ना, या फिर सीधा ही ये बना ले। तो देखो हमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड दी हुई है 12,300, तो ये खर्चा है जो P&L में लिखा हुआ है। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड 12,300, ठीक है। अब जब हमने स्टेशनरी कंज्यूम निकाला होगा, अब यहाँ पर देखो स्टॉक भी लिखा हुआ है, ठीक है, और एडवांस पेमेंट वगैरह सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब कोई एक्सपेंस होता है तो जो हम इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते हैं वो क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी। और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, असेट। तो जो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्टॉक के साथ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि स्टॉक भी एसेट ही होता है। और क्रेडिटर्स के साथ वो ट्रीटमेंट होगा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ होता है। एडवांस का मतलब प्रीपेड है, तो इसका भी प्रीपेड की तरह ही ट्रीटमेंट होना है। तो पहले मैं इसमें स्टॉक की बात करता हूँ, उसका एक लॉजिक और रीजन है वो भी आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जनरली हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है। हम प्लस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 500, माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास 3,000। तो मेरे ख्याल से 9,800 आ जाएगा। 1,300 प्लस 300, 3,000, 9,800। अब ये क्या आया है, ये आया है स्टेशनरी परचेज्ड। अब आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में स्टेशनरी परचेज दे रखी होती है। अब अगर हमें स्टेशनरी परचेज दिया है, इसका मतलब हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस है 500, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस है 200, ठीक है। और अब हमारे पास बचा है क्रेडिटर्स। जनरली हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस होते हैं, लेकिन अब हम ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस करेंगे। और ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारे पास 2,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो हैं 1,300। तो 3,000 हम लिख चुके हैं, 2,000 , 2,000 , 2,000, 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 2,000
2000 हम लिख चुके हैं, 200, 500, 1300, 500 एंड 12,000 सबको लिख दिया। प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, 10,800 आएगा। आपने क्या बोला था? तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस को कैसे पता लगाना है, ये अमाउंट पेमेंट में आ जाएगा आउटफ्लो में। तो ये चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और एक बात ध्यान रखिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हमें सारा वर्किंग नोट में निकालना है। ये सारी चीजें जो एडजस्टमेंट हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, एक्सपेंसेस कितना पेमेंट हुआ नहीं, ये सारी चीजें हमें वर्किंग नोट में करना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पी एंड एल डिटेल में दे रखा हो। क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो पी एंड एल की एक एक आइटम आपको पता होनी चाहिए, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। ऐसे डायरेक्ट मेथड है, अगर हमें पी एंड एल डिटेल में नहीं दिया है तो ज्यादातर वहां इनडायरेक्ट मेथड ही यूज होता है। हमसे बोला है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है डायरेक्ट मेथड से, तो इसका मतलब हमें सब कुछ ही करना है नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले जो हमेशा ही बोलता हूँ, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और अभी अमाउंट आ जाएगी इसकी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये वर्किंग नोट नंबर 1 में है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में है, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वर्किंग नोट नंबर 3। इन तीनों को जब हम प्लस माइनस कर लेंगे तो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे जिसमें हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, और उसके बाद हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर बाद में अलग से और वर्किंग नोट बनेंगे जो हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी। हमें हमेशा एक क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तभी हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए। ईयर चेक करने चाहिए, 10, 11 तो हमें नॉर्मल ईयर दिए हुए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 24 से 25 हो गया तो 1 लाख की शेयर कैपिटल इशू है। पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में है डिफरेंस
2,90,000 रुपए का। तो 2,90,000 से P&L बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट तो हमारा काफी ज्यादा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो डिविडेंड है जो हमने दिया है, जो क्वेश्चन के अंदर बता नहीं रखा है, वो हमें पता लगाना खुद से। एक मैं ओवरऑल पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। डिवेंचर्स तो जनरली जो ये क्वेश्चन है, इसमें 2.5 लाख के डिवेंचर का रिडेम्पशन भी हुआ, और हमें एज्यूम करना होता है कि हमने ओपनिंग या क्लोजिंग कौन सी वैल्यू पर इंटरेस्ट दिया है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने रिडेम्पशन कब किया है। एज्यूम करते हुए हम जनरली ईयर एंड में एज्यूम करते हैं, बट यहाँ हमें कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिए रखा हो। संडी क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स की पेमेंट कितना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है, सेल है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस ओपनिंग है 235,500, और क्लोजिंग हमारा बैंक बैलेंस है 483,500। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं और एक बार P&L पे भी नजर डाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जीपी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इनकम टैक्स पेड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, लॉसूट, कंपनसेशन एक एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए। तो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख से 25 लाख हो रही है, तो हमने नए इक्विटी शेयर इशू किए। तो जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर होता है वो हम कहाँ पर लिखते हैं? तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम फाइनेंसिंग में लिखते हैं। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है हमारे 1 लाख रुपए के, हमने उसको फाइनेंसिंग में लिख दिया है। P&L तो मैं वर्किंग नोट में निकाल लेता हूं कि डिविडेंड कितना है, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो केवल 2,90,000 हो रहा है। 20,75,000, 23,65,000, 2,90,000। इंक्रीज इन P&L है इन बैलेंस शीट, वो है 2,90,000, और नेट प्रॉफिट है हमारा 12,31,500। तो बाकी का हमारा प्रॉफिट कहाँ गया? तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो हमारा डिविडेंड के रूप में चला गया होगा, 9,41,500। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड है ये। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे? इनडायरेक्ट मेथड में हम डिफरेंस इन P&L में एड बैक करते थे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड था। अब तो डायरेक्ट मेथड है, जो पैसा आ रहा है उसे प्लस करना, जो जा रहा है माइनस करना। तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा डिविडेंड पेड 9,41,500।
नेक्स्ट है डिबेंचर्स। एक तो 2,50,000 के डिबेंचर का रिडेम्पशन हुआ है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और इसका जो इंटरेस्ट है वो जब हम पीएनएल की आइटम देखेंगे तब लिख लेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस में करना चाहते हैं क्वेश्चन को। इधर उधर जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, पता चला वहीं से बचा हुआ क्वेश्चन कर दिया, बीच की चीजें भूल गए। क्रेडिटर्स, तो अभी क्रेडिटर्स का इस्तेमाल होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिटर्स अगर वर्किंग नोट में हम बना लें क्रेडिटर्स अकाउंट, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हमारा जो क्रेडिटर्स है का जो बैलेंस आ रहा है 2,56,250। तो हमको जो है 250 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 3,04,250। बाय परचेजेस जो हम उधार माल खरीदते हैं वो यहाँ पर आता है 48,84,500। और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई और जानकारी दे रखी है क्वेश्चन में हमें, तो हम लोग पेमेंट निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है हमने, कितना आ रहा है बताइए। 48,36,500। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5। तो देखो जब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में तो जो पैसा आ रहा है प्लस करते जाएंगे, जो जा रहा है माइनस करते जाएंगे। तो रिसीट्स, पेमेंट्स, पेमेंट्स में हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स 48,36,500। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 5। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वर्किंग नोट नंबर 5 में हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करा है वो कैलकुलेट किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस में प्लस माइनस हो जाएंगे तो इसको हम तब कंसीडर कर लेंगे। प्रोविजन फॉर बेडर्स को भी हम भी बाय बाय लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बेडर्स अकाउंट बनाते हैं। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन का ओपनिंग बैलेंस 20,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस 22,500। जो प्रोविजन बनाता है वो हम बनाते हैं, हम बाय पी&एल के नाम से आ जाता है जो प्रोविजन बनाया है, और जो बेडर्स होते हैं यहाँ आ जाते हैं। बेडर से प्रोविजन कम हो जाता है और बाय पी&एल से प्रोविजन बन जाता है। तो जो प्रोविजन हमने बना रखा है वो 2,500 रुपए का बना रखा है। आप देख सकते हैं पी&एल के डेबिट में 2,500। तो इस साल हमने 2,500 का प्रोविजन बनाया तो टोटल हो गया 22,500, और वही है 22,500। इसका मतलब बेडर्स में इस साल कुछ भी नहीं हुआ है, बेडर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर बेडर्स अकाउंट भी हमने बनाकर देख लिया। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट को बेचने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। तो फिक्स्ड एसेट 60 से 65 लाख हो गई है, तो इट मीन्स हमने परचेज करा है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख,
किस चीज का? हाँ तो वो बढ़ रहा है ना, 4,50,000 से वो 4,50,000 का डेप्रीशिएशन है। P&L में देख भी सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 6,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 250। और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्रेडिट साइड में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू P&L अकाउंट 18,750। यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि हमने कितने की इन्वेस्टमेंट बेची है। $3,93,750। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,93,750। लिख देंगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 6। नेक्स्ट है स्टॉक। देखिए स्टॉक की हमें जरूरत पड़ती अगर हम लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती कि ये मिक्स दे रखा है खर्चे में या कुछ है, हमें डेटर्स अकाउंट से पता चल जाएगा कितना हमने डेटर से पेमेंट मिला है और क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें पता चल गया कितनी हमने उसको पेमेंट करी है। तो इसका कोई यूज अभी नहीं है ऐसा जो दिखाई दे रहा है। डेटर्स अकाउंट बनाकर देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 7 में। टू बैलेंस ब्रोट डाउन और डेटर्स का बैलेंस है 4 लाख। बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये है 4,50,000। और हम ध्यान से देखते हैं कि हमें कोई डेटर से रिलेटेड जानकारी दे रखी हो तो डेटर से रिलेटेड तो कोई भी जानकारी और हमारे पास नहीं है ना। तो इनको माल तो बेचा होगा हमने, सेल्स और सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैश और क्रेडिट सेल के बारे में तो हम सारी की सारी क्रेडिट सेल ही एज्यूम कर लेते हैं। तो टू सेल्स है 91,500,000। तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि हमें इनसे कितना पैसा मिला है। तो कितना आ रहा है 90,50,500। तो ये डेटर से पैसा मिला है, रिसीट में आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेटर से मिला है वर्किंग नोट नंबर 7 में, देख लीजिए जिसको देखना है। 90,000 50,500। बैंक बैलेंस हमने ऑलरेडी लिख लिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ है, P&L में लिखा है, उसका भी कोई यूज नहीं है। तो हमने ये दोनों
साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करके देख लिया। अब हम P&L पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। तो हमने परचेजेस का यूज करा है और ओपनिंग स्टॉक तो रखा हुआ है, इसमें कोई कैश मूवमेंट तो है नहीं। परचेजेस हमने क्रेडिटर्स अकाउंट से पता लगा लिया, सेल्स हमने डेटर्स अकाउंट से पता लगा लिया। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये हमारे आते हैं पेमेंट में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 8। वर्किंग नोट नंबर 8, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19,58,750 है ना। अब हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे खर्च हो चुके हैं लेकिन हमने इसकी पेमेंट नहीं की है। P&L अकाउंट लिखते हुए हमने इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको प्लस माइनस कर दिया होगा, है ना। लेकिन अब हमें रिवर्स गेयर लगाकर पता लगाना है कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट कितना हुआ है। ये तो 12 महीने का खर्चा हमें P&L में लिखा होता है। ये क्या है? 12 मंथ का एक्सपेंस। लेकिन हमें 12 महीने का नहीं चाहिए, हमें पता लगाना है एक्चुअल में कितना पैसा दिया। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसमें जनरली तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है, लेकिन अब हम रिवर्स चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे। और ये है हमारा 54,500। माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, 68,000, 19,58,750 प्लस 54,500 माइनस 68,500, तो ये आ जाएगा 19,44,750। ठीक है। तो ये 90,44,750 हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दिए। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर बेडर्स। हमने वो देख लिया, अकाउंट में कोई कैश वाली चीज नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4.5 लाख नॉन कैश आइटम होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम होता है। पिछली बार हम हटाते थे, इस बार तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो हटाने का मतलब नहीं है। इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं लास्ट में 821, इनकम टैक्स पेड। अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं। सेल्स हम लिख चुके हैं। जीपी लो सूट कंपनसेशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो इसको हम लास्ट में लिखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को। तो प्लस करते हैं लो सूट कंपनसेशन। तो लो सूट कंपनसेशन है हमारा 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला 65,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है 65,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख लिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें प्लस माइनस करके लिखते हैं बस। तो 90,50,500 प्लस 48,36,500 माइनस 90,50,500 माइनस 48,36,500 माइनस 19,44,750 माइनस
8,21,000 प्लस 1,25,000, 15,73,250। तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 15,73,250। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5 लाख नेगेटिव प्लस 393,750 प्लस 65,000। तो 41,250 नेगेटिव आ रहा है ये। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10 लाख कितना, एक हमारा डिविडेंड पेड हम लिख चुके हैं ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो नहीं लिखा ना हमने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये है 192,500। 12,84,000 नेगेटिव। तो 2,48,000 पॉजिटिव आ गया सबको ऐड करके। 2,48,000 में ऐड करेंगे 235,500 तो 483,500 आ रहा है। इसका मतलब हमारा काम ठीक हो गया है। हम चाहते तो ये अलग से नहीं लिखते, तो हम इन सबको जो यहाँ ऐड करके लिखते, फिर हम इसमें ऑपरेटिंग ऐड वो भी कर सकते थे, बस उसमें बहुत ज्यादा सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। तो ये था डायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बेसिकली डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट का बोल देते हैं सब, लेकिन ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का डायरेक्ट।